सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। एंड हम कर रहे थे ब्लड। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी हमारी एंटी कोगुलेंट ड्रग। तो इसमें हमने सिर्फ अभी क्लासिफिकेशन किया था, ड्रग के नाम पढ़े थे, क्या होती है एंटी कोगुलेंट ड्रग, टाइप पढ़े थे उसके, पेरेंट्रल वाले, ओरल। पेरेंट्रल में को दो आते हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। फिर ओरल के पढ़े थे, उसमें कैटेगरी थी विटामिन के एंटागोनिस्ट, डायरेक्ट फैक्टर 10 इनिबिटर, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। सो क्या है अब, इसमें से हमें, जैसे मैंने कहा था पिछले क्लास में, सिर्फ 2 मेन ड्रग है जिस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, बाकी के आप सिर्फ नाम याद रखना उसके क्लासिफिकेशन में से। और जो 2 मेन ड्रग है जिस पे हम मेन फोकस करेंगे वो है हेपेरिन एंड दूसरी है वारफेरिन। ठीक है, सो हेपेरिन आती है हमारी इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर में। ओके, एंड वारफेरिन आती है हमारी ओरल एंटीकोगुलेंट की कैटेगरी में, जिसमें सब कैटेगरी इसकी विटामिन के एंटागोनिस्ट वारफेरिन है। ठीक है, अब देखो ऐसा है, विटामिन के एंटागोनिस्ट। ठीक है, सो चलते हैं फिर हेपेरिन पे। छोटी सी ड्रग है, अच्छे हैं, पढ़ लीजिए। आईएमपी बहुत, आईएमपी कौन कौन सी, हेपेरिन और वारफेरिन। तो ये 2 ड्रग पढ़ने, आईएमपी है बहुत, पहले बता रहा हूँ मैं। ओके, तो देखिए हेपेरिन है, इसको डिस्कवर किसने किया था, होवेल एंड होल्ट। ठीक है, होवेल एंड होल्ट इन्हें किया था इसको डिस्कवर। फिर अब हेपेरिन, हेपेरिन वर्ड कहाँ से लिया गया है, हेपा से। हेपा यानी क्या होता है, लिवर। यानी इसका मतलब है कि ये लिवर में सबसे ज़्यादा मिलता है, हेपेरिन लिवर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ओके, अब अगला पॉइंट है इसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है ये, यानी स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज होता है। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो HCl होता है ना, सही बात है, HCl होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बॉडी में। लेकिन जो वो HCl है ना, वो है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड। हेपेरिन क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, तो ये डिफरेंस है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन बॉडी। ओके, अब मैंने बताया जैसे लिवर में मिलता है सबसे ज़्यादा, लिवर में तो मिलता है सबसे ज़्यादा, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, मस्ट सेल में। कहाँ पे होता है, मस्ट सेल में स्टोर होता है। ये पॉइंट है अगला। फिर अगला पॉइंट, अब हम हेपेरिन तो है ना 2 तरीके से दे सकते हैं, एक इन विवो, एक इन विट्रो। अब मान लीजिए इन विवो दे रहे हैं हम, इन विवो अगर देते हैं, यानी बॉडी के अंदर जो रहता है, इन व्यू का मतलब है बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट है तो वो काम कर रहा है। उसमें पता है कौन सा उसमें वर्क करेगा हमारा इंट्रिंसिक पाथवे, उसमें वर्क करेगा हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। यदि हम इनविट्रो देंगे तो उसमें क्या वर्क करेगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। क्या वर्क करेगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब जो कॉमन पाथवे है, एक कॉमन पाथ होता है वो दोनों में वर्क करता है, इंट्रिंसिक भी एक्सट्रिंसिक भी। ओके, तो अब देखिए इसका एक एमओ है जिस टाइप से वर्क करता है। तो ये जो हेपेरिन देख रहे हो रेड कलर से है, ये हेपेरिन क्या है, बाइंड करेगा किससे, किस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा एंटी थ्रोम्बिन 3 रिसेप्टर से। ओके, किससे बाइंड करेगा, एंटी थ्रोम्बिन 3। अब ये एंटी थ्रोम्बिन 3 है ना, ये बाइंड हो गया। अब क्या करेगा ये बनाएगा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये इंट्रिंसिक यानी कॉमन पाथवे, या तो इंट्रिंसिक के थ्रू या कॉमन पाथवे के थ्रू क्या करेगा, ये उसकी उसमें वर्क करेगा एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाइंड, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होगी बाइंड होगी। और वो क्या करेगा, जो फैक्टर 2 है ना उसको इनएक्टिवेट करेगा। किसको इनएक्टिवेट करेगा, फैक्टर 2 को। फैक्टर 2 क्या है हमारा, क्लॉटिंग फैक्टर है। ओके, जो क्लॉट बना रहा है तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिससे क्लॉट नहीं बन पाएगा। तो ये है इसका कॉमन मैकेनिज्म। अब देखिए ये मैंने जो बताया, ये है ना
ये इनडायरेक्टली है। ओके, इसमें लगा है कि हेपेरिन वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी हेपेरिन डायरेक्टली वर्क करता है और इनडायरेक्टली भी। लेकिन जो मैंने एमओ में बताया ऊपर, ये है इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली नहीं है। तो ये इसका एमओ है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, अब इसके एडवर्स इफेक्ट दिखते हैं। एडवर्स इफेक्ट पूछे जाते हैं बहुत, इसके आ चुके हैं, आईएमपी है अच्छे से। और जो ऊपर एमओ बताया वो भी आईएमपी, वहाँ पूरा ही आईएमपी है हेपेरिन। ओके, अब देखिए एडवर्स इफेक्ट में क्या है। पहला है एडवर्स इफेक्ट इसका ब्लीडिंग। हेपेरिन क्या कॉज करेगा? ब्लीडिंग। ठीक है, ओवरडोज, एडवर्स इफेक्ट ओवरडोज पे होता है, तो क्या कॉज करेगा? ब्लीडिंग। अब इसमें एक एंटीडोट है जो हम देते हैं इसकी जो होता है ब्लीडिंग पे, तो वो एंटीडोट है हमारा प्रोटामीन सल्फेट। क्या है? प्रोटामीन सल्फेट। सो प्रोटामीन सल्फेट हम दे रहे हैं किस में? ब्लीडिंग में, जो कि हेपेरिन के ओवरडोज से हो रही है, यानी एडवर्स इफेक्ट से हो रही है, प्रोटामीन सल्फेट नहीं है। फिर है हमारा HIT सिंड्रोम, हिट सिंड्रोम। ये है, इसका मतलब है हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ओके, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब इस कंडीशन में हम क्या ड्रग देंगे? तो इसके लिए पता है क्या ड्रग है? इसके लिए ड्रग है ओप्रेलवेकिन और एल्ट्रोम्बोपेक, और एक है रोमीप्लास्टिन। ये 3 ड्रग पढ़ चुके हो आप, मैंने पिछली क्लास में बताई थी, ब्लड की क्लास में बताई थी। एक है हमारी ओप्रेलवेकिन, एल्ट्रोम्बोपेक और रोमीप्लास्टिन। फिर आता है हमारा एलोपेसिया, यानी हेयर लॉस, बाल झड़ेंगे आपके। अगर आप हेपेरिन का एडवर्स इफेक्ट आपको होता है ना, तो उससे एलोपेसिया भी कॉज करता है वो, हेयर लॉस। ठीक है, फीमेल में, फीमेल में होता है ओस्टियोपोरोसिस होगा। ये भी अगला एडवर्स इफेक्ट है जो कि फीमेल के लिए। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस यानी जो हमारा रहता है ना, ओस्टियोपोरोसिस यानी होता है जो आपकी हड्डियां रहती है ना, उसमें क्या है, कमजोरी होती है, उसका मास क्या कम हो जाता है, मैं कमजोर हो जाती है हड्डियां, सिंपल लैंग्वेज। फिर हमारा हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ मैं जनरल फार्माकोलॉजी में, तो वो कॉज करेगा। ये करता है हमारा हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया यानी जो पोटेशियम लेवल है वो बढ़ जाएगा। ओके, K+ इंक्रीज हो जाएगा, हाइपर कैलेमिया ये भी कॉज करता है। फिर है हमारा प्रोलॉन्गेशन ऑफ PTT, यानी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम, उसका प्रोलॉन्गेशन कर देगा PTT का। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है जो कि कॉमन है, तो और IMP भी है। ओके, ये हो गया एडवर्स इफेक्ट। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए हेपेरिन जो है प्रेगनेंसी में सेफ है, सेफ इन प्रेगनेंसी, ठीक है, लेकिन बोन्स को वीक कर देता है। प्रेगनेंसी भी दे सकते हैं, लेकिन क्या करेगा, बोन्स को वीक कर देता है। जो बताया था मैंने, फीमेल में हो रही है ओस्टियोपोरोसिस, बोन्स को वीक करता है, प्रेगनेंसी में देते हैं। अब ये ओस्टियोपोरोसिस कॉज कर रहा है, इसलिए हम इसको कैल्शियम के साथ देते हैं, मतलब इसके साथ कैल्शियम देते हैं। जब भी किसी को हम हेपेरिन देंगे, उसको हम कैल्शियम भी देंगे, जिससे क्या है, उसके बोन्स भी मजबूत बने रहे। तो ये एक पॉइंट है। अब देखिए हेपेरिन, इसमें क्या है, 2 कैटेगरी में है, एक है हाई मॉलिक्यूलर वेट और एक है लो मॉलिक्यूलर वेट। अब जो लो मॉलिक्यूलर वेट है वो रहता है फ्रैक्शन हेपेरिन, और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट है वो है अनफ्रैक्शन। अब ये जो फ्रैक्शन हेपेरिन है, इसमें मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट, ये लिखा है इसमें लाइन, नॉट रिक्वायर्ड मॉनिटरिंग। क्यों? क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट रहती है, एक कांस्टेंट सबक्यूटेनियस बायोलॉजी रहती है ना। अब देखिए एक चीज़ और मैं मॉनिटरिंग का मतलब बता दूं क्या है। हम जब भी किसी ड्रग को देते हैं ना, तो क्या होता है, वो ड्रग जो होती है वो बहुत ही कम डोज पे, बहुत ही कम डोज पे अपना इफेक्ट शो करती है, अच्छा इफेक्ट, यानी मतलब वो बहुत ही हाईली पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल हाई रहता है, हाईली पोटेंट। तो ऐसी ड्रग में क्या हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, कि देखना पड़ता है कि ज़्यादा डोज ना चले जाए, जिससे क्या एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं ना, अगर ज़्यादा चले जाए, क्योंकि वो बहुत कम डोज पे इफेक्ट शो कर रही है। तो ऐसी ड्रग की हम मॉनिटरिंग करते हैं।
तो इसी केस में वो बताया गया है कि इस जो लो मॉलिक्यूलर वेट है ना, ये फ्रैक्शन, इसमें हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, इसकी एक कांस्टेंट बायोअवेलेबिलिटी है, सबक्यूटेनियस बायोअवेलेबिलिटी। लेकिन जो हाई मॉलिक्यूलर वेट है इसमें हम मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। अब जो ये लो वाला है ये इनिबिट करेगा फैक्टर 2 को, लेकिन जो हाई मॉलिक्यूलर वेट है वो इनिबिट करेगा फैक्टर 2 को, इनिबिट करेगा एज वेल एज फैक्टर 10 को भी इनिबिट करेगा। अब ये दोनों हम दो रूट से दे सकते हैं, या तो इंट्रावीनस या सबक्यूटेनियस। ओके, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, इंट्रावीनस दे सकते हैं। अब अगला पॉइंट मोस्ट कम, इसमें पॉइंट से कुछ 3। अब जैसे पहला पॉइंट है इसमें ये वाला, मोस्ट कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हेपेरिन आर डिराइव्ड फ्रॉम, जो हेपेरिन की कमर्शियल प्रिपरेशन है ज़्यादातर यूज़ कहाँ से ड्राइव होती है, ऑक्स के लंग से एंड पिग इंटेस्टाइन, ऑक्स का लंग एंड पिग की इंटेस्टाइन। फिर है इसमें इनॉक्साप्रिन इज लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन, इट डजेंट रिक्वायर मॉनिटरिंग, ठीक है। इन ये कुछ एमसीक्यू के हैं इसलिए अलग से ऐसे लिखे हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको एमसीक्यू एक अलग से बता भी दूंगा, इसके जो भी एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी जो लिखे वो कर लेते हैं। इनॉक्साप्रिन है जो कि लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन है, और लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन में क्या होता है, मॉनिटरिंग रिक्वायर नहीं होती है। फिर है हमारा बोथ हेपेरिन एज वेल एज इनॉक्साप्रिन डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा एंड आर नॉट टेराटोजेनिक, यानी जो हेपेरिन है और इनॉक्साप्रिन जो भी है ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेंगे, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते हैं, जिससे टेराटोजेनिक इफेक्ट भी नहीं आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो इतना ही है पेरिन, इतना ही पढ़ रहे हैं आप। तो मैं बोला था छोटी सी ड्रग है, अच्छी है, छोटी है। इसमें एक और है, टॉप पे एक लाइन लिखी है, अल्फा डी ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड प्रेजेंट इन हेपेरिन, यानी हेपेरिन में क्या रहता है प्रेजेंट, अल्फा डी ग्लूकोरोनिक एसिड, ये प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये हो गया हमारा हेपेरिन। अब चलते हैं हम अगली ड्रग पे, जो कि हमारा वेरफेरिन। ये भी इसी है, बहुत अच्छी ड्रग है ना। वेरफेरिन किस में आती है, ओरली देते हैं, इन वीवो देते हैं ओनली, है ना, इन वीवो ओनली। कॉमरिन रिंग प्रेजेंट रहती है इसमें। टी हाफ इसका 36 आवर, याद कर लीजिए सारे पॉइंट्स। टी हाफ इसका 36 आवर, ओरली दी जाती है, इन वीवो ओनली, कॉमरिन प्रेजेंट रहती है। कॉमरिन अब ऐसे कैसे याद करोगे, ऐसे याद कर लो, जो वर है ना, कुंवारा आदमी वर बनने की चाह देख रहा है। क्या क्या, कुंवारा आदमी वर बनने की चाह देख रहा है, वर बनने की चाह देख रहा है। तो वेरफेरिन जब भी सुनो तो समझ जाना, कोमरिन कुंवारा आदमी, कोमरिन रिंग प्रेजेंट रहती है। एमओ है इसका, एम है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या है, विटामिन के को इनहिबिट करेगा। और विटामिन के में भी किसको इनहिबिट करेगा, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेस को, यानी इसको हम क्या कहते हैं, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेस इनहिबिटर, ठीक है, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेस इनहिबिटर। अब देखिए विटामिन के इपॉक्साइड एक रिएक्शन है, विटामिन के इपॉक्साइड किसकी प्रेजेंस में, इपॉक्साइड रिडक्टेस की प्रेजेंस में विटामिन के हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट होगा, ठीक। अब ये विटामिन के हाइड्रोक्विनोन अगेन विटामिन के में, विटामिन के इपॉक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन कुछ इस तरह की है। तो इसमें किसको इनहिबिट कर रहा है, ये विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेस इनहिबिटर इनहिबिट करेगा उसको। अब विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर, जो विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर है वो मैं बताए थे, मैंने आपको क्लास में शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताए थे, थर्ड क्लास में बताए थे, देख लेना आप। तो बता चुका हूँ मैं कौन कौन से हैं, 2 7 9 10, 2 7 9 10। तो ये क्या है, इनएक्टिवेट होते हैं, लेकिन जो विटामिन के रहता है इसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक। तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, विटामिन के इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अब कैसे एक्टिवेट होते हैं ये, जो 2 7 9 10 ये जो फैक्टर है इनएक्टिवेट है, ये किसकी प्रेजेंस में, गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेस, गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेस,
अगेन गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज। फैक्टर 27910 जो कि इनएक्टिव है वो गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाते हैं, जिससे क्या कॉज होता है? ब्लड क्लॉट। क्या कॉज होता है? ब्लड क्लॉट। फैक्टर 29710 गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में 27910 एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे ब्लड क्लॉट कॉज होगा। अब देखिए जो ये एक रिएक्शन है, अभी किस में काम आ रही है वो बताता हूँ मैं। अब देखिए ये तो आपने दो रिएक्शन पढ़ी, एक एपॉक्साइड वाली और एक फैक्टर वाली जो गामा ग्लूटामिल है। अब देखिए पूरा दिया इसमें, ये देखिए विटामिन के एपॉक्साइड है, ये एपॉक्साइड रिडक्टेस की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हुआ? विटामिन के हाइड्रोक्विनोन में। अब ये विटामिन के हाइड्रोक्विनोन अगेन विटामिन के एपॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, किसकी मदद से? इस रिएक्शन की वजह से, जो कि गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज से हो रही है, जो कि क्या कर रहा है? फैक्टर 27910 को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, जिससे क्या क्लॉट हमारा बन रहा है। तो ये पूरा इसका एमओ है, ये पूरा इसका एमओ है। होप समझ आएगा आपको। पहले क्या बताई थी मैंने रिएक्शन? एपॉक्साइड वाली, एपॉक्साइड रिडक्टेस की प्रेजेंस में हो रही थी जो, फिर बताई मैंने गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में जो हो रही थी, ठीक है, फिर ये पूरा उसका दिया है। अब देखिए इसमें वेरफेरिन का क्या रोल है? वेरफेरिन क्या कर रहा है? जो ये स्टार्टिंग में हो रहा है ना एपॉक्साइड रिडक्टेस, ये इसको इनहिबिट कर रहा है। वेरफेरिन क्या कर रहा है? एपॉक्साइड रिडक्टेस को इनहिबिट कर रहा है। अब जब ये ही स्टेप इनहिबिट हो गई तो ये कहाँ से हो पाएगी? तो ये स्टेप भी नहीं हो पाएगी गामा ग्लूटामिल वाली। जब ये स्टेप नहीं हो पाएगी तो हमारा क्लॉट भी नहीं बनेगा। ओके, क्लॉट नहीं बनेगा। अब देखिए जो क्लॉटिंग फैक्टर 7 है ना, क्लॉटिंग फैक्टर 7 ये सॉल्ट टेस्ट प्लाज्मा टी हाफ, यानी इसका जो टी हाफ है वो सॉल्ट टेस्ट है। इस प्लाज्मा का सॉल्ट टेस्ट प्लाज्मा टी हाफ कितना रहता है? 6 आवर। ओके, फिर अगला पॉइंट जो वेरफेरिन है वो उसमें क्या रहता है प्रेजेंट? रेसेमिक मिक्सचर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? रेसेमिक मिक्सचर। ओके, फिर चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखिए रेसेमिक मिक्सचर क्या क्या है, उसमें आएंगे हमारे लीवो भी और डेक्स्ट्रो भी, ठीक है। लीवो आएगा लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी आर से रिप्रेजेंट हो रहा है और लीवो हो रहा है हमारा एस से। अब जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इसकी जो फॉर्म है डेक्स्ट्रो फॉर्म, तो ये रहती है लेस पोटेंट रहती है एज कम्पेयर टू लीवो रोटेटरी। अब जो ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेस पोटेंट है और लीवो हमारी है मोर पोटेंट। अब इन दोनों में एक हमारा ये है क्या? CYP3A4, ये जो एंजाइम है ये इसका मेटाबॉलिज्म कराएगा। और जो लीवोफॉर्म है इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है? इसमें हो रहा है यूज़ हमारा एंजाइम CYP2C9। ये याद करना है, ये IMPA पॉइंट आ चुके हैं एग्जाम में, तभी लिखे। फिर से मेटाबॉलिज्म कौन करा रहा है? CYP3A4 किसका? डेक्स्ट्रो का। और CYP2C9 करवा रहा है लीवो का। ट्रिक बता देता हूँ मैं इसकी, मैंने कैसे याद करा था। जो डेक्स है ना, डेक्स क्या है? वॉर में गया। 2 मिनट, वॉर नहीं, वर से याद करा था ना आपने, वर याद करो। डेक्स क्या है? वर बना तो उसकी बीवी थी ना जो, वो उसके लिए 3 अचार लाई। क्या लाई? 3 अचार लाई, 3A4 3 अचार लाई। डेक्स जब वर बना तो उसकी बीवी उसके लिए 3 अचार लाई। सेकंड लीवो के लिए, लीवो में फिर ऑफकोर्स की बात है कर लेना याद, 2C9, ठीक है। लीवो तो अब ऐसे देखो, जो अचार थे, अचार तक खानी खत्म, डेक्स्ट की वाली है। अब उसने लिए वो अचार, ले वो वाइफ ने बोला ले लो अचार, देख क्या रहे हो? 2C9, 2C आ रहा है, देख क्या रहे हो? अचार को ले लो, तो ले लो। देख क्या रहे हो? C,
C से 2C9। ओके, ये मेरी ट्रिक थी, आप अपनी बना लेना अगर आपको समझ नहीं आई तो। ठीक है, ट्रिक आप अपनी खुद की बना सकते हो, उसका कोई वो नहीं है रूल। ठीक है, जैसे याद हो रहा है वैसे करिए आप। अब इसमें बना हमारा अगला पॉइंट। अब देखिए, जो वेरफ्रेन है ना, इसका एब्जॉर्प्शन कम होता है स्टोमक में। एक और पॉइंट, क्रॉस कर लेती है प्लेसेंटा को इजीली। अब प्लेसेंटा को क्रॉस कर दिया ना, इसमें क्या होता है, जो एस फॉर्म है, पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, जो एस फॉर्म इसकी, वो प्लेसेंटा को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जब प्लेसेंटा डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो बेबी है ना, वो उसको ऑफ कोर्स ही बात है, उसे हार्म पहुंचेगा, यानी हम कह सकते हैं टेराटोजेनिसिटी कॉज करेगा। इसलिए इस ड्रग को हम प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। वेरफेरिन को प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। अगेन, वेरफेरिन को प्रेगनेंसी में नहीं देंगे क्योंकि ये क्रॉस करती है प्लेसेंटा, और इसकी जो एस फॉर्म है वो डिस्ट्रॉय करती है प्लेसेंटा को। एब्जॉर्प्शन इसका होता है स्टोमक में। ओके, अब इसके और भी एडवर्स इफेक्ट है। क्या क्या है? टेराटोजेनिक इफेक्ट, ठीक है, बताया था मैंने अभी। फिर एक कॉन्ट्रा डी सिंड्रोम, ये याद करना, कॉन्ट्रा डी सिंड्रोम ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। कॉन्ट्रा डी सिंड्रोम, कॉन्ट्रा डी सिंड्रोम कौन सी ड्रग कॉज करती है? वेरफेरिन। कौन सी? वेरफेरिन। कॉन्ट्रा डी सिंड्रोम कौन सी ड्रग कॉज करती है? वेरफेरिन। वे कॉन्ट्रा डी सिंड्रोम क्या है ये आप कमेंट में बताइए या सर्च करिए गूगल से कहीं से भी। ठीक है, फेटल वेरफेरिन सिंड्रोम। अब देखिए, जो मैं बताता हूँ ना कुछ टर्म, अब मैं हर चीज़ नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही रहते हैं एडवर्स इफेक्ट बताता हूँ, उसमें कुछ नए नाम होते हैं, कुछ तो मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं बताता। वो आप एक काम करा करो, उसको लिख लिया करो, लिखते तो हो ही, आप नोट्स बनाते हो, लेकिन उसको हाल के हाल वीडियो जब ख़त्म हो जाए तो उनको सर्च कर लिया करो कि एक बार पता तो चले कि क्या है ये, है ना। अब जैसे कॉन्ट्रा डी सिंड्रोम बताइए, सर्च कर लेना, है ना, पता चल जाएगा। अब और क्या कॉज करती है? फेटल वेरफेरिन सिंड्रोम। फिर है हमारा पर्पल टोए सिंड्रोम, ये भी आईएमपी। ठीक है, तो ये सिंड्रोम है कॉन्ट्रा डी वाला, और पर्पल टोए सिंड्रोम याद रखना। टेराटोजेनिक तो याद रहेगा आपको, और फेटल वेरफेरिन भी याद रहेगा। तो ये दो ही याद रखना, कॉन्ट्रा डी और पर्पल टॉय सिंड्रोम। अब कॉन्ट्रा डी ऐसे याद कर सकते हो, मैं बता दूं। वर था ना, वर, वर अपनी शादी में भी कॉन्ट्रा गेम खेल रहा था। क्या कर रहा था? कॉन्ट्रा गेम आता था पहले, चलता था बहुत, शायद आपने खेला नहीं होगा, एक था उसमें कॉन्ट्रा, तो उसमें खेलते थे। किसमें चिप आती थी एक, पहले वीडियो गेम, टीवी वाला गेम, ग्रीन कलर की चिप रहती थी, वो लगा था कि हम खेलते थे, तो उसमें कॉन्ट्रा गेम था। तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। कॉन्ट्रा गेम खेल रहा था वर अपनी शादी में, कॉन्ट्रा सिंड्रोम। ठीक, पर्पल टॉय, उसने पर्पल कलर के शूज पहने थे, पर्पल टॉय सिंड्रोम, ऐसे याद कर लो, हो गया याद बस। अब एक और है अगला पॉइंट, वेरफेरिन कैन गिव टू फीडिंग मदर बिकॉज, क्यों? आर फॉर्म गो थ्रू मिल्क। इसका मतलब है, जो फीडिंग मदर होती है ना, फीडिंग मदर मतलब जिसकी बेबी हो चुका है, अब वो बेबी को फीड करवा रही है मिल्क, तो इनको हम वेरफेरिन दे सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं देना है, जब बेबी हो जाए तब दे सकते हैं वेरफेरिन। ये दे सकते हैं क्योंकि इसकी आर फॉर्म रहती है, जो आर फॉर्म, वो मिल्क के थ्रू जाती है, वो मिल्क के थ्रू जाएगी, बिकॉज आर फॉर्म गो थ्रू मिल्क। अब इसमें क्या है, आर फॉर्म मिल्क के थ्रू जाएगी, एस नहीं जा रही है, एस कर रहा था, हार्मफुल था वो, ये आर फॉर्म जाएगी इसमें, ये दे सकते हैं, इसलिए हम प्रेगनेंसी में, वो सॉरी फीडिंग मदर में। अब देखिए, ये कुछ है पॉइंट्स। वेरफेरिन, इसमें दो कैटेगरी है, एक्शन डिक्रीज, एक्शन इंक्रीज। अब इसमें क्या है, मतलब ऐसी ड्रग है, इनके साथ देने पे वेरफेरिन का एक्शन डिक्रीज होगा, तो राइट साइड ये ड्रग लिखी है, और लेफ्ट साइड वो ड्रग है जिसके साथ वेरफेरिन को देने पे, यानी उन ड्रग को वेरफेरिन के देने के साथ वेरफेरिन का एक्शन इंक्रीज होगा। तो पहले हम देखेंगे किस किस के साथ देने पे वेरफेरिन का एक्शन इंक्रीज होगा। अब बताइए मेरे को, अगर वेरफेरिन का एक्शन
किसी ड्रग के साथ देने पे इंक्रीज हो रहा है एक्शन, तो उससे क्या होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, एडवर्स इफेक्ट कॉज करेगी, एक्शन इंक्रीज हो रहा है ना। यानी सिंपल सी बात है, हम उन ड्रग के साथ वारफेरिन को नहीं देंगे, उन ड्रग को हम वारफेरिन के साथ नहीं देंगे, क्योंकि उसका वो वारफेरिन के एक्शन को बढ़ा रहे हैं। ठीक, पॉइंट आया समझ? तो उन ड्रग के नाम पढ़ेंगे तो क्या क्या ड्रग है? एक हमारा एस्पिरिन, जो कि हमारी एंटी प्लेटलेट ड्रग। अब देखिए, एंटी प्लेटलेट ड्रग है, अभी पढ़ेंगे हम एंटी प्लेटलेट, इसी क्लास में पढ़ेंगे, कंप्लीट कराऊंगा आज पूरा ब्लड। ठीक है, तो अब बताइए, एंटी प्लेटलेट है यानी प्लेटलेट को तोड़ रहा है। ठीक है, एंड वेरफेरिन क्या करता है? ये कोगुलेंट जो होते हैं, एंटी कोगुलेंट है, कोगुलेंट नहीं बनने देता। तो दोनों चीज़ सेम सेम हो रही है ना, जिससे क्या है, एक्शन और बढ़ रहा है, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। ओके, तो इसलिए नहीं देंगे। बाकी भी आप, ठीक है, बाकी कौन सी है? लिक्विड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन के साथ भी नहीं देना है, ये भी इसके एक्शन को बढ़ाएगी। इसमें क्या है, क्या करती है लिक्विड पैराफिन? विटामिन के का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, उसको इनहिबिट कर देता है लिक्विड पैराफिन, तो इसके साथ भी नहीं देना है। फिर आती है हमारी बीटा लैक्टम, बीटा लैक्टम में सेफेलोस्पोरिन हो रही है एग्जाम्पल। ठीक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन कौन सी? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, ये है हमारे एंटीबायोटिक की ड्रग है, इसको भी पढ़ाऊंगा मैं बाद में आगे वाली क्लास में। तो इनके साथ भी नहीं देना है, ये भी क्या करते हैं, विटामिन के को डिक्रीज करेगा। फिर हमारी एक्स्ट्रा ड्रग है सिमेटिडिन, एम्यूडारोन, फैनी ब्यूटाजोन, ये सब भी नहीं देनी है। ओके, तो ये था। अब ऐसी ड्रग जो विटामिन के एक्शन को डिक्रीज कर रही है, अब डिक्रीज कर रही है तो यार इतना कॉज नहीं करेगा वो हार्मफुल, इसलिए हम दे सकते हैं। डिक्रीज शुरू कर रही है ना, बढ़ा तो नहीं रही ना, इसलिए हम दे सकते हैं इन ड्रग के साथ वारफेरिन को। तो वो ड्रग कौन सी है? तो पहली कैटेगरी है इसमें एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये दे सकते हैं हम, आराम से दे सकते हैं, ये विटामिन के को इंक्रीज करती है, तो ये दे सकते हैं। फिर हमारी कुछ एंजाइम इंड्यूसर ड्रग, यानी एंजाइम रहते हैं उसको इंड्यूस करेगी, तो इनको भी दे सकते हैं। कौन कौन सी है? ग्रेसियोफुल्विन, रिफाम्पिसिन, कार्बामाजेपिन, बारबिचुरेट्स। कौन कौन सी? ग्रेसियोफुल्विन, रिफाम्पिसिन, कार्बामाजेपिन, बारबिचुरेट्स, ये एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है, इसको हम दे सकते हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं, आपको क्या है, आगे वाले लेक्चर में आप और रिलेट कर पाओगे, अभी हो सकता है रिलेट ना कर पा रहे हो, लेकिन आगे वाले लेक्चर में मैं जब समझाऊंगा ना, और अब ये जो एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है इसका अलग से मैं बताऊंगा लिस्ट। एक होती है एंजाइम इनहिबिटर ड्रग, एक होती है एंजाइम इंड्यूसर ड्रग। ठीक है, वो सब बताऊंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बारी बारी से लेक्चर देखते जाइए और आगे के लेक्चर भी देखना आप, तो जिससे कि आपको और कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इसमें हमारी ये ड्रग है। ठीक है, अब ये सिर्फ वेरफेरिन नहीं, और भी जो ड्रग है उसके एक्शन को कम कर देती है ड्रग्स, जो एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है। तो ये चीज़ है, ये हमने पढ़ ली, सिंपल थी। इसमें लिखे एडवर्स इफेक्ट है वेरफेरिन के, एक्स्ट्रा में मैंने बता दिया था पहले ही, एलोपेसिया है, डर्माटाइटिस है, ब्लीडिंग है, हाइपर कोगुलेबिलिटी है, कर लें, जो मेन थे वो मैं पहले बता चुका हूँ। अब आता है हमारा वीटी। ठीक है, वीटी के बाद पढ़ेंगे हम एंटीप्लेटलेट, लास्ट टॉपिक है। सो वीटी क्या है? वीटी हमारा वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ओके, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्या है? दो टाइप का है, डीवीटी और पी। डीवीटी पी, डीवीटी का मतलब है डीप वीन थ्रोम्बोसिस, पी यानी हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कर लो, इसमें देख लो प्रोफाइलेक्सिस। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है? जो मेन हमारा ट्रीटमेंट है वो है हमारा क्या क्या है? रिवरऑक्सावेन, अपिक्सावेन, डेबिगेट्रोन, हेपेरिन, ये वेरफेरिन प्रेफर्ड की जाती है, हेपेरिन। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस के केस में देंगे हम रिवरऑक्सावेन, अपिक्सावेन, दबी गेट्रोन। ओके, हो गया जल्दी। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं एंटीप्लेटेट और एंटी थ्रोम्बोटिक, एक ही बात है, अगला टॉपिक आ गया है। अब ये क्या करता है, एंटीप्लेटेट क्या करती है, जो प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो रही है ना, उसको एग्रीगेट नहीं होने देती। अब इसमें क्या है,
जो प्लेटलेट है इसमें क्या रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, कौन सा रिसेप्टर है, ग्लाइकोप्रोटीन GP2B या 3A। तो ये रिसेप्टर से प्रेजेंट रहेगा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या करता है ये, जो वेस्कुलर एंडोथेलियल डैमेज है ना, डैमेज हो जाती है, जब वेस्कुलर एंडोथेलियम डैमेज होगी वो रिलीज करेगी कोलाजन। क्या रिलीज करेगी, कोलाजन और VWF। VWF क्या है, वेस्कुलर वॉन विली फैक्टर है, सॉरी हाँ वॉन विली फैक्टर कहते हैं। VWF का फुल फॉर्म लिख लीजिए, वॉन विली फैक्टर। सो ये क्या रिलीज करता है, जब भी वेस्कुलर एंडोथेलियम डैमेज होती है वो रिलीज करता है कोलाजन एंड वॉन विली फैक्टर। अब ये दोनों क्या है, बाइंड करेंगे इससे, जो रिसेप्टर है ग्लाइकोप्रोटीन से, GP2B एंड 3A से बाइंड करेंगे, जो कि प्लेटलेट्स में हैं प्रेजेंट। अब ये जब बाइंड करेंगे, ये क्या होगा, बाइंड होने से कुछ मीडिएटर्स हैं जो कि प्लेटलेट्स में से रिलीज होंगे। क्या है, मीडिएटर्स हैं जो कि प्लेटलेट्स में से रिलीज होगी। वो प्लेटलेट हमारा मीडिएटर है ADP TXA2 5HT। तो ये मीडिएटर से रिलीज होंगे प्लेटलेट्स में से, ठीक है। ADP क्या है, P2Y12 रिसेप्टर इसमें प्रेजेंट होता है ADP में, ओके। अब ये मीडिएटर दूसरी प्लेटलेट को अपने पास अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेट की तरह। जब ये रिलीज होंगे तो और प्लेटलेट्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट होने से क्या होगा, इस टाइप का वेब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम क्लॉट भी कह सकते हैं, क्लॉट की तरह रहता है वो। तो ये होता है पूरा इसका एमओ है, जिससे क्या है, मतलब कैसे ये प्लेटलेट्स बन रही है, ओके, अट्रैक्ट हो रही है आपस में, तो ये बताया था। अब जो प्लेटलेट्स है ना, ज़्यादातर वीन्स के कंपेयर में आर्टरी में ज़्यादा एग्रीगेट होती है, वीन्स के कंपेयर में आर्टरी में ज़्यादा एग्रीगेट होती है, ठीक। अब एक और पॉइंट, जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज इसमें देंगे हम एंटी प्लेटलेट्स। आर्टरीज जो आर्टरीज रहती है उसमें ज़्यादातर प्लेटलेट्स एग्रीगेट होती है, इसलिए उसमें हम देते हैं एंटी प्लेटलेट्स। और जो वीन्स के केस में है उसमें एंटी कोगुलेंट, कॉमन टर्म है, ऐसे बताया, ठीक है। फिर इसमें ड्रग के जल्दी कर रहा हूँ मैं, बस ख़त्म हो गया ये ड्रग, चलते हैं। अगर आपको जल्दी लग रहा हो, मैं जल्दी बता रहा हूँ, तो आप दोबारा देख सकते हो वीडियो, ओके। ड्रग्स चलते हैं। अब जो मैंने बताए थे ऊपर जितने भी, अब उन पे रोल करेगा हमारा ड्रग। एक मैंने बताया था GP ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर था। क्या हो अगर हम उसको ही ब्लॉक करते हैं, है ना, है ना, उस पर अगर वो ब्लॉक हो गया रिसेप्टर तो कोई बाइंड ही नहीं करेगा उससे। तो इसलिए हम इस केस में देते हैं GP, इसका ग्लाइकोप्रोटीन एंटागोनिस्ट, GP2B/3A इसका एंटागोनिस्ट देंगे। तो इसमें ड्रग आती है हमारी एप्टीफिबाटाइड, एप्टीफिबाटाइड। सेकेंड है एबिक्सी एबिस 2 मिनट, एप्सीसिमाब, एप्सिसिमाब। फिर है टीरोफाइवन, तो ये ड्रग है एप्टीफिबाटाइड, एबिक्सिमाब, टीरोफाइवन। फिर हमारी ADP जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट था, उसको जो रिसेप्टर था उसको इनहिबिट कर दो, P2Y12 रिसेप्टर है वो इनहिबिट हो जाएगा। ADP था ना ये, इसमें ये रहा ADP, इसमें रिसेप्टर है, इसको इनहिबिट कर देंगे। अब जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोसेस ही रुक जाएगी पूरी एग्रीगेशन की प्लेटलेट। तो इसमें ड्रग आती है हमारी, इसमें आएगी जो ग्रेल है, इसके डेरिवेटिव सारे ग्रेल, जैसे क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल, टीरार ग्रेल, ग्लेरोल, हाँ। और फिर है हमारा टिक्लोपिडिन, ये अलग है थोड़ा, सब में ग्रेल है, बस ये टिक्लोपिडिन है, देख लेना आप, इसमें नहीं है ग्रेल। तो कौन सी कैटेगरी, ADP P2Y12 रिसेप्टर इनहिबिटर, ग्रेल, ठीक है। ऐसे कर लो, कर लेना, ट्रिक बना लो, ग्रेल पीता है, पी रहा था ग्रिल पे बैठ के, ऐसे याद कर लो, पी रहा था P2Y12 AD, अड्डे, पी रहा था अपने अड्डे पे, जो कि उसका अड्डा था ग्रेल, है ना, ग्रेल रहती है ना, उस पर बैठ के पी रहा था, ग्रेल। फिर आता है TXA2 सिंथेसिस इनहिबिटर, TXA2 क्या है, ये था ना मीडिएटर्स, तो इसको इनहिबिट कर दो। TXA2 ये मीडिएटर्स है, ठीक है, इसको इनहिबिट कर देंगे, इसकी सिंथेसिस इनहिबिट हो गई। तो इसमें कौन सी है ड्रग, एस्पिरिन। तो एस्पिरिन क्या करती है, TXA2 को, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। अब इसमें एक लाइन है, जो एस्पिरिन है ये फर्स्ट सिंथेसाइज करी थी हॉफमैन ने, एंड
थेराप्यूटिक जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो प्रूव करी थी ड्रेसर ने। बताऊंगा मैं आगे, ये कर ले याद। एस्पिरिन हम पता है ऑटोकोइट्स में भी पढ़ेंगे अभी आगे, अभी इसमें पढ़ लीजिए इतना, ठीक। तो ये हो गया। फिर आती है हमारी प्लेटलेट्स CAMP एनहेंस। जो प्लेटलेट्स CAMP है उसको एनहेंस करिए। उसमें आता है हमारा डाईपिरामाइड, पिरामाइड नहीं, पायरिडामोल, डाईपायरिडामोल। तो इसकी ट्रिक बना लो। इसमें क्या ट्रिक है, पिरामिड पे जाके कैंप बनाया, पिरामिड पे जाके कैंप बनाया, तो डाईपायरिडामोल, प्लेटलेट कैंप एनहेंस। ओके, अब देखिए जो एस्पिरिन है ये क्या है, जो इसका मेन रोल है, ये डायरेक्टली TXA2 को इनिबिट नहीं कर रही। ये पता है क्या कर रही है, इसका मेन रोल है ये COX-1 को इनिबिट कर रही है इरिवर्सिबली। किसको, COX-1 को इनिबिट कर रही है इरिवर्सिबली, इसका मेन रोल है। देखिए लिखा है इसमें मेन। अब COX-1 क्या है, साइक्लो ऑक्सीजनेस है। क्या है, साइक्लो ऑक्सीजनेस है। अब एस्पिरिन क्या कर रही है, इरिवर्सिबली COX-1 को इनिबिट कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, TX थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस जो हो रही है वो इनिबिट हो रही है, TXA2 सिंथेसिस इनिबिट हो रही है। अब TXA2 सिंथेसिस इनिबिटर एक और ड्रग है जो डायरेक्टली इस पे वर्क कर रहा है। वो कौन सी ड्रग है, वो है देजोक्सिबेन। देजोक्सिबेन क्या कर रही है, ये डायरेक्टली इनिबिट कर रही है TXA2 की सिंथेसिस को। TXA2 सिंथेसिस इनिबिटर, सिंथेस है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, जो एस्पिरिन है ना, ये लो डोज पे देने पे एज अ एंटी प्लेटलेट एक्शन शो करेगी। लो डोज पे, लो डोज यानी 75 से 150 mg, बट 500 mg या उससे ज़्यादा डोज देने पे ये एनाल्जेसिक की तरह वर्क करेगी, एनाल्जेसिक की तरह वर्क करेगी। ओके, ये पॉइंट याद रखना, लो डोज पे एंटीप्लेटलेट, हाई डोज पे एनाल्जेसिक। इसका यूज़ एक और हम MI में करते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, ठीक है, इसमें भी यूज़ करते हैं इसका। अब आता है डाइपैरासिटामोल। डाइपैरासिटामोल हर ड्रग नहीं पढ़नी है, जो बता रहा हूँ वही पढ़ना। एस्पिरिन बता दी मैंने, डाइपैरासिटामोल पढ़ रहा है। डाइपैरासिटामोल में क्या है, ये वैसोडाइलेटर है इन एंजाइना पेक्टोरिस। ये वैसोडाइलेटर की तरह यूज़ करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में। फिर कोरोनरी स्टील फिनोमेनोन, कार्डियक स्टील सिंड्रोम, ठीक है, इसमें भी यूज़ होता है इसका। कोरोनरी स्टील फिनोमेनोन यूज़ नहीं कॉज करता है, कौन सा और क्या यूज़ कॉज करता है, कार्डियक स्टील सिंड्रोम। ये भी बताऊंगा मैं पॉइंट जब हम हार्ट पढ़ेंगे, अच्छे से बताऊंगा, अभी याद रखिए बस। कोरोनरी स्टील फिनोमेनोन और या कार्डियक स्टील सिंड्रोम। फिर है हमारा पोस्ट साइक्लिक यानी PGI2, और इसको हम कहते हैं एपोप्रोस्टेनोल। पोस्ट साइक्लिक PGI2 क्या ये, इसका मतलब है प्लेटलेट्स को दूर करेगा, प्लेटलेट्स को दूर करेगा, ठीक है। इसका ये क्या होता है, PGI2 क्या करता है, प्लेटलेट्स जो होती है उसको दूर करता है। एक रहता है CAMP इंक्रीजेस ऑफ प्लेट। मान लो अगर प्लेटलेट्स में ना CAMP इंक्रीज हो गया, तो इससे भी क्या होगा, प्लेटलेट्स दूर रहेगी। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, या एक है हमारा PGI2, ये प्लेटलेट्स को दूर कर रहा है, और CAMP अगर ये ज़्यादा है तो ये भी प्लेटलेट्स को दूर रखेगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं जो CAMP है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है PGI2 पे। ऐसा है नहीं, मतलब मैंने लिख दिया ऐसा, एज्यूम कर सकते हो कि ऐसा भी है, मतलब दोनों एक ही काम कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। अब जो डाइपैरासिटामोल है ये क्या करता है, इनिबिट करता है फॉस्फोडाइस्टरेज को, और जो एडेनोसिन है ना उसका अपटेक जो हो रहा है उसको भी इनिबिट करेगा। किसको, फॉस्फोडाइस्टरेज को इनिबिट कर रहा है, और एडेनोसिन के अपटेक को भी इनिबिट कर रहा है। तो दो चीज़ कर रहा है, ठीक है। अब ये दोनों इनिबिट होने से पता क्या हो रहा है, जो हमारा साइक्लिक AMP है, CAMP है, वो इंक्रीज हो रहा है। अब जब ये इंक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है, जो PGI2 है वो भी इंक्रीज होगा, PGI2 है वो भी इंक्रीज होगा। अब ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लेटलेट्स एग्रीगेट ही नहीं होगी, जैसे कि मैंने अभी बताया ऊपर वाले पॉइंट में, ठीक है। क्या हो रहा है, डाइपैरासिटामोल इनहिबिट कर रहा है फॉस्फोडाइस्टरेज को और एडेनोसिन के अपटेक को। किस किस को याद रखना, ये वाला तो IMP, ये IMP है, आ चुका है मेरे को याद है। डाइपैरासिटामोल क्या करता है, वो इनहिबिट करता है एडेनोसिन के अपटेक को, एंड फॉस्फोडाइस्टरेज को, इन दोनों को इनहिबिट करता है। इनहिबिट अपटेक ऑफ एडेनोसिन, याद रखना डाइपैरासिटामोल कॉज करता है। ओके,
इससे क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होती है। अब अगला पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू, अब ये खत्म हो गया है। अब ये कुछ थे पॉइंट्स और बाद में बता दूंगा मैं, एमसीक्यू में आए थे, लिखे हुए हैं मैंने। मेन हमारा यहाँ तक था, ठीक है, प्लेटलेट नॉट एग्रीगेट तक। अभी कुछ पॉइंट्स है बता दूंगा बाद में, ठीक है, इतने है नहीं इकट्ठा, एमसीक्यू जब मैं बताऊंगा उसमें समझा दूंगा आपको। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ब्लड, और होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी डाउट हो दोबारा देख लेना, एंड और कुछ पूछना हो कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर देना, उसमें रिप्लाई दे दूंगा मैं। एंड बाकियों की भी कमेंट जितने इकट्ठे होते जाएंगे कमेंट, उनको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लूँगा, जिससे क्या और कोई कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और पता चलेगा कि क्या क्या डाउट हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए ब्लड हो चुका है कंप्लीट, जनरल फार्माकोलॉजी मैंने करवा दिया था, एएनएस भी करवा चुका हूँ मैं, 3 टॉपिक हो गए। अगला टॉपिक अब उठाएंगे, सोच रहा हूँ मैं क्या उठाऊँ, देखेंगे। और बाकी इसके बाद सुटिक्स भी करेंगे स्टार्ट, और भी जो बता देना आप क्या क्या टॉपिक उठाने हैं। तो अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।